सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक जीवन मूल्य के बारे में हम बात करेंगे और आज हमारे पास जो एक्सपर्ट है उनके पास बहुत सारे अनुभव है। लगभग 24 सालों के सफ़र उन्होंने तय किया है और काफ़ी अनुभवी के धनी है। उनका नाम है अश्मिता दीदी। और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिस वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आप सोच रहे होंगे फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे हम 1 घंटा बात कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस मूल्य के बारे में इसको कैसे अपनाया जाए ये आप जानते रहेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी राजस्थान के बालोतरा सेवा केंद्र के साथ जुड़ी हुई हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मैनेजमेंट ट्रेनर और राजयोग मेडिटेशन की अनुभवी शिक्षिका भी है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया है, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में MSc तथा सेल्फ मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट में MBA की डिग्री प्राप्त की है। बीके अस्मिता दीदी वर्ष 1994 से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं और 2001 से समर्पित जीवन जी रही हैं। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेक उद्योगों, सरकारी कार्यालयों, सेना, अर्धसैनिक बलों, शिक्षण संस्थानों तथा सामाजिक संगठनों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ एम्पावरमेंट और राजयोग मेडिटेशन जैसे विषयों पर सैकड़ों कार्यशालाएं आयोजित कर चुकी हैं। वर्तमान में आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्ट विंग की कार्यकारी सदस्य भी हैं और सुरक्षा सेवा विंग की फैकल्टी के रूप में सक्रिय रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, अस्मिता दीदी हमारे बीच में है। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवन रोशनी कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में। थैंक यू। ओम शांति। जी, तो दीदी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रोफाइल में तो हमने देखा आपने क्या कुछ किया है। तो जब आप जैसे एक फील्ड से दूसरे फील्ड में गए होंगे तो आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा या फ्लेक्सिबल रखा होगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य क्या है, इसके बारे में बताएं। फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम हिंदी में लचीलापन कहते हैं जी, और इसका मतलब होता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ अपने विचार, अपने व्यवहार और अपने दृष्टिकोण को भी बदल पाना। जी, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमें अपने आप को बदलने के लिए डिमांड करती हैं और यदि ऐसी परिस्थितियों में हम अपने आप को रिजिड रखते हैं तो फिर हम पीछे रह जाते हैं। और यदि वैसी परिस्थितियों में हम अपने आप को, जैसा समय डिमांड कर रहा है, हम अपने आप को बदल पाते हैं तो फिर हम उस बहाव के साथ अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। तो परिवर्तन ये एक नेवर एंडिंग प्रक्रिया है जो निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है। जीवन में बहुत सी बातों को लेकर बदलाव आते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे अंदर ये लचीलेपन के गुण का बहुत ही अधिक महत्व होता है। जी, तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट दोनों एक है या थोड़ा थोड़ा अलग है? जो व्यक्ति फ्लेक्सिबल होता है वही एडजस्ट कर पाता है। ओके। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी में एडजस्टमेंट भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में एक्सेप्टेंस भी आता है, फ्लेक्सिबिलिटी में लेट गो करना भी मनुष्य को आता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ब्रॉड टर्म है या एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, सुना होगा गिरगिट, वो आवश्यकता प्रमाण अपने रंग को बदल सकता है। पत्तों के बीच है तो हरा कलर, डालियों के बीच है तो अपना ब्राउन कलर बना लेता है, तो जिससे कि वो अपना बचाव कर सके। इसी प्रकार परिस्थितियां कई प्रकार से हमें ठोकर मार देने का प्रयास कर सकती हैं, हमारी टेस्ट लेने हमारे सामने आ सकती हैं। जी। लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल हैं, हमें पता है कि ऐसे समय में हमें अपने जीवन में कैसा बदलाव करना है, तो वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में हार नहीं मानता है और वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। जी बिल्कुल। तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लाने के लिए सबसे शुरुआती दौर में हमें क्या करना चाहिए? जीवन में फ्लेक्सिबल होने के लिए हमें अपने अंदर अपनी मानसिकता को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मान लीजिए मेरे घर में एसी है और 24 आवर्स एसी ऑन होता है। मैं बहुत वेल टू डू फैमिली से हूँ, लेकिन मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो एकोमोडेशन मिलेगा, मान लीजिए मैं माउंट आबू यहाँ आई हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे यहाँ पे 24 आवर्स एसी वाला कमरा मिलेगा।
तो मेरे अंदर एक मानसिकता होनी चाहिए कि भाई मुझे जब जैसी स्थिति में रहना पड़े, आई एम रेडी। हिंदी में कहावत है, कभी घी घड़ा, कभी जौ चना और कभी वो भी मना। मैं तैयार हूँ जी। मुझे कभी खूब घी खाने को भी मिलेगा, आई एम हैप्पी विद दैट। कभी मुझे जौ चने से मैनेज करना पड़ेगा, आई एम फाइन विद दैट। और अगर मुझे कभी वो भी नहीं मिला कि भी नहीं आज तो फास्टिंग पे रहना पड़ेगा, तो भी मैं खुश हूँ, तो भी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो सिर्फ एक इट्स ओनली अ थॉट अवे, एक विचार अपने अंदर भरने की जरूरत है कि सब दिन होत न एक समान। जी। जीवन में सदैव सब कुछ नहीं मिल सकता है और हर दिन एक जैसा नहीं होता है, परंतु अगर मेरे में ये समझ है कि भाई ठीक है, जैसे भी बातें मेरे लाइफ में आ रही है, मुझे उसके साथ अपने आप को ढाल के खुश रहना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? खुश रहना। जब मानव जीवन मिला है तो मुझे खुश रहना है। तो जब वो खुशी हमारा प्रायोरिटी बन जाता है तो फिर हम हर चीज में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना, हर बात के साथ, हर व्यक्ति के साथ, हर परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, वो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। तो एक हमारे सामने विजन होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें चाहिए क्या। हम खुशी खुशी के साथ अपने प्रतिपल को बिताना चाहते हैं, तो ये वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। और दीदी ने जैसे कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम धारण करते हैं तो बहुत सारे और मूल्यों को हम आकर्षित करते हैं। तो जो आध्यात्मिक जीवन आप जी रहे हैं और इतने सारे पढ़ाई के बाद आपने इस शिक्षा में और इस पथ पर चलने के लिए आपने निश्चय किया, निर्णय लिया, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ने आपको कैसे मदद किया है? फ्लेक्सिबिलिटी ने बहुत हेल्प किया है। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे यदि कोई कार्य करने के लिए दिया जाए तो मैं उसे मैक्सिमम पॉसिबल एक्यूरेसी के साथ करती हूँ। लेकिन जब भी हम कहीं पर भी कार्य कर रहे हैं, वो एक टीम वर्क होता है जी। और आपकी टीम में इतने सारे लोग होते हैं, नॉट नेसेसरी कि भी आप जितने टाइम पंक्चुअल है, आप जितना एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं, उतनी एक्यूरेसी और उतनी टाइम पंक्चुअलिटी दूसरों में भी हो। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वो चीजें जब सामने वाले में नहीं होता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ने हमें समझाया कि भी 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। हम जैसे हैं हर व्यक्ति वैसा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो आध्यात्मिक समझ कि जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा हम स्वीकार करें। मैं पंक्चुअल हूँ, दैट्स फाइन। दूसरा नहीं है, दैट्स ऑल्सो फाइन। मैं बहुत एक्यूरेटली करती हूँ, बहुत अच्छी बात है भाई। सामने वाला उतना एक्यूरेसी से नहीं कर सकता, दैट्स ओके। जी जी। कई बार देखा जाता है कि सामने वाला अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे कार्य हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो सही तरीके से या सहज रीति से नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसमें इरिटेशन आ जाती है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली इरिटेशन कोई इलाज तो है नहीं जी। हम इरिटेट हो के सामने वाले को मजबूर तो नहीं कर सकते कि भाई जल्दी करो। मान लीजिए दूसरा कोई है बहुत स्लो है और मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, क्या मेरे इरिटेट होने से वो फास्ट हो जाएंगे? नहीं, वो तो और ही लो फील करेंगे कि हाँ ये तो कितने है ना कैपेबल है, मैं तो इनकैपेबल हूँ। उनके अंदर का वो जो सेल्फ एस्टीम है वो तो और ही लो होता जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस और ही घट जाएगी। रैदर मुझे इरिटेट होने के बजाय वो उस आत्मा की या उस व्यक्ति की मजबूरी है या वो उसकी वीकनेस है, उसको समझते हुए मैं उसे बहुत प्यार से एम्पावर करती हूँ जी। किसी आपकी जो स्पीड है ना, थोड़ा सा तो आप बढ़ा सकते हो। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि भाई डे 1 वो मेरी स्पीड को अचीव कर लेगी, बट हाँ ठीक है, हम मोटिवेट कर सकते हैं। हम अपने उदाहरण को प्रस्तुत करके उन्हें बता सकते हैं, पता है हम भी कभी बहुत स्लो हुआ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने थोड़ा सा ट्राई किया, अपने पे थोड़ी मेहनत की, तो हमारी स्पीड अच्छी हो गई। एंड आई होप आप तो बहुत अच्छे हो, उनके थोड़े इस सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना होगा। आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप भी थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, थोड़ी तो स्पीड बढ़ सकती है तो आपको भी अच्छा होगा। आप इतना टाइम किसी कार्य में लगा रहे हो, आपकी कम टाइम में हो जाएगा, आपके पास लीजर आवर बचेगा। तो हम किसी को भी मोटिवेट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ की कमी है जिसके कारण हमें दिक्कत हो रही है, तो पहली बात है हम उसके साथ एडजस्ट करें, हम फ्लेक्सिबल रहें कि ठीक है वो 2 घंटे में करे तो वाह, 2.5 घंटे लग जाए तो भी वाह, 3 घंटे लग जाए तो भी वाह, बट एट द सेम टाइम हमें उनको एम्पावर भी करना है। हमें कोशिश भी करनी है कि वो थोड़ा अपनी कैपेबिलिटी को
बढ़ा सके। जी बिल्कुल। लेकिन कई बार हम कोशिश करते हैं तो सामने वाले के ईगो और हमारे ईगो में टक्कर हो ही जाती है। तो जैसे आपने कहा एम्पावर करें, ऐसा कैसे शब्दों में और कैसे बोले कि ताकि उनको भी हर्ट फील ना हो और हम भी मतलब इफ़ेक्ट में ना आए। जी, कई बार हमें परमात्मा की शिक्षाओं में ये सारी बातों की समझ प्राप्त होती है कि किसी को भी हम यदि कोई शिक्षा दे रहे हैं या कोई करेक्शन हम उन्हें बता रहे हैं कि आप ये करिए, तो जो व्यवहारिक जीवन में हमने एक चीज़ को महसूस किया है कि हमें पहले उनकी तारीफ करनी है। ओके। उनकी 2 अच्छी बातों को रिकॉग्नाइज करना है कि देखिए आपने वो इतना डिफिकल्ट काम था पर आपने वो कर दिया, इट वाज सो गुड। कि भाई आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे से डील किया, इट वाज टू गुड। और ऐसी एक छोटी सी बात आई, आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, आप चाहे तो इसे इजीली डील कर सकते हो और आप करते भी आए हो, लेकिन पता नहीं उस दिन आपको क्या हो गया, आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप इसकी वजह अगर ऐसे कर लेते ना तो बहुत अच्छा हो जाता। तो जब हम उनको प्रेज कर रहे हैं, जब हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। और उसके बाद हम जब उन्हें 2 ऐसी और नई बातें बताते हैं जो उन्हें अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो स्वीकार करना उनके लिए बहुत सहज हो जाता है। जी। तो हमने अपने बड़ों से सीखा है कि भाई कभी भी आपको अगर अप्रिशिएट करना है, द अप्रिशिएशन शुड ऑलवेज बी इन द पब्लिक। आप पब्लिक में अप्रिशिएट करिए कि फला ने फला काम किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ये किया। और कभी हमें करेक्शन देना होता है क्योंकि कोई भी ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है तो दूसरा भी नहीं है, तो गलतियां मनुष्य मात्र से हो जाती हैं। जी। तो किसी से हो भी गई और हम उन्हें एम्पावर करना चाहते हैं तो हम उन्हें आराम से अपने पास बुलाएं और प्राइवेट में हम पहले 2 तारीफ करके उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं। जी। और फिर हम उन्हें प्यार से बोले कि भाई आपको ये बदलाव लाना है, ये करेक्शन करना है या बेटरमेंट लाना है। तो ये अनुभव कहता है कि अगर हमारी भाषा में नम्रता है, मधुरता है और उस आत्मा के प्रति रहम की भावना है, जी, उसको ऊपर उठाने की भावना है, तो वास्तव में हमारी भावनाएं ही काम करती है और उन्हें हमारी बातों को स्वीकार करना, मानना सहज हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब कोई परिस्थितियाँ हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती तब फ्लेक्सिबल बने रहने में ये क्या हमें मदद करते हैं उस परिस्थिति से उभरने के लिए? बिल्कुल। कई बार बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। आज मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत की और मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो बहुत मेहनत की, कोई फायदा नहीं सोच के मैं दुखी होती रहूं, या तो मैं ये समझ लूं कि भी मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है। मैं अपने अंदर वो धैर्य बनाए रखती हूँ कि भी मैंने जो मेहनत करी है उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट है। हो सकता है मैं जिस तरीके से और जिस समय रिजल्ट चाहती थी वो मुझे नहीं मिला, बट मेरी मेहनत बेकार बेशक नहीं गई है, उसका भी रिजल्ट मुझे मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। एक बार एक राजा थे जी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन एक महात्मा उनके राज्य में आए थे, तो उनको लगा कि मैं कुछ तो सलाह लूं, पर उन्हें लगा सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, मैं क्या सलाह लूं उनसे जी। फिर उनको लगा कि भी ठीक है आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कल की क्या गारंटी है, कभी बुरे दिन आ भी सकते हैं। तो महात्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान की और आपकी मेहरबानी से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरे राज्य में भी सब कुछ अच्छा है, खुशहाली है, लेकिन मुझे अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भाई बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे वो सलाह दीजिए जी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्हें कागज पे कुछ उन्होंने एक मंत्र लिखा, कुछ एक सुझाव लिखा, और राजा ने जो अंगूठी पहन रखी थी उस अंगूठी में जो नग लगा हुआ था उस नग के नीचे उन्होंने कागज को फोल्ड करके उसके नीचे रख दिया और कहा इसे आप निकालना नहीं जी। जब आपको ऐसी हालात आए और आपको लगे कि अब आगे क्या, तब आप इसे जरूर खोल के पढ़ लीजिएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अंगूठी पहन ली। एक बारी राजा के राज्य पर हमला हुआ और हमले में राजा को अपना राज्य हारना पड़ा, गंवाना पड़ा। अब आप सोचिए एक राजा का राज्य ही चला गया तो उसके लिए रहा ही क्या। तो राजा बहुत चिंतित व्यथित थे। राजा को सोच चलने लगा कि अब क्या। तो उनको अचानक से याद आई कि महात्मा जी ने अंगूठी में नग के नीचे कुछ
मंत्र लिखा हुआ है, तो उन्होंने उसे निकाला और उसे पढ़ा। तो उस पे लिखा था ये समय भी गुजर जाएगा। और जैसे ही उन्होंने इस बात को पढ़ा, उनकी आंखों में चमक आ गई जी। उनके अंदर का आत्मविश्वास जो थोड़ा खोने लगा था वो जागृत हो गया। उनके अंदर धीरज आ गया कि ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी सदाकाल रहने वाला नहीं है। तो उन्होंने हिम्मत जुटा के फिर से आक्रमण किया, किसी प्रकार से उन्होंने सब कुछ साधन जुटाए और फिर अपना राज्य वापस उन्हें मिल गया जी। तो फिर भाई आज जो समय आया है कल के समय से अलग है, और कल जो समय आने वाला है वो आज के समय से अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें हर परिस्थिति के साथ मुकाबला करने में मदद करती हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जब घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए और हमारी योजना बदल जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे दिखा सकते हैं वहाँ पर? मान लीजिए मैंने आज प्लान किया था कि बच्चों को लेके मैं कहीं पे घूमने के लिए जाऊंगी, लेकिन मेहमान आ गए और मेरे बच्चे बहुत मतलब ईगर थे कि भी आज तो पार्क में जाएंगे, आज तो कहीं जाएंगे। लेकिन अब मेहमान को तो कुछ कह नहीं सकते कि भी आप क्यों आ गए जी। तो उसके कारण हमारा जाना कैंसिल हो गया या फिर नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम अपने मन को प्रिपेयर करते हैं जी, ऐसी अचानक वाली बातें जो हमारे जीवन में आती हैं उनके साथ अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, जो हम कंफर्ट जोन की बात कर रहे थे जी, हमें अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है कि हम अपनी योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन योजनाएं हर समय हमारे अनुसार चलेंगी वो आवश्यक नहीं है। जी। तो कभी योजना बदल भी जाए तो हमें उसमें चिंतित नहीं होना है। एक सोच कि भाई जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, आज यदि नहीं जाना किसी कारणवश हो पाया तो उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। आज मेहमान हमारे घर आ गए तो वो मेरे लिए आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर काम आती है जब हम अपनी कंफर्ट जोन को बहुत अच्छा बढ़ा लेते हैं। जी, कंफर्ट जोन की बात आज मुझे लगता है हर सोशल मीडिया में आप सुन सकते हैं कि लोग कहते हैं कि फेस करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और कई लोग ये भी कहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं वो बनने से पहले आप अपने आप को सम्मान दो ताकि आप बन गए हो करके अफर्मेशंस दो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे मन के विचार एक्चुअली मैनिफेस्ट होते हैं, वो चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं। तो जब हम एक विज़न बनाते हैं कि हम ये बन गए हैं, हम ये बन रहे हैं, मान लीजिए एक बीमार व्यक्ति है और वो सोच रहा है मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मैं स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर निकलता हूँ। तो अपने अंदर जो एनर्जी है या जो कॉस्मिक एनर्जी है, हम जो बार बार सोचते हैं, जो हम बार बार विज़न में लाते हैं, वही चीज़ें घटित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मुझे क्या दिक्कत है अच्छा सोचने में? लेकिन कई बार लगता है ना हम झूठ बोल रहे हैं अपने आप से। नहीं, पर झूठ उम्मीद है। ओके, उम्मीद है। ऐसे भी रियल लाइफ केसेस हमारे सामने हैं जहां पर डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिया है और कह दिया है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, और वैसे केस में भी पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए जी लोग उस कठिन बीमारी से भी बाहर निकल पा रहे हैं। तो ये झूठ तो नहीं है ना? जी, मनोबल है और होप है जी। ये सत्य हो सकता है। तो एक उम्मीद के साथ हम अच्छा सोच रहे हैं, और जितना अच्छा हम सोच रहे हैं मान लीजिए उतना पूरा का पूरा ना हो, थोड़ा हो जाए तो भी क्या दिक्कत है जी। तो नेगेटिव सोच के नेगेटिव हालातों को इनवाइट करने से तो अच्छा है पॉजिटिव सोचे और पॉजिटिव हालातों को इनवाइट करें। जी, जैसे एक क्वेश्चन है, कई बार स्टूडेंट्स फेस नहीं कर पाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, या फिर कई बार आप नए नए ऑफिस में गए हो, आप अपने सीनियर्स को फेस नहीं कर पाते हो और कंपैरिजन कंपटीशंस के माहौल रहते हैं। तो वहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके फ्लेक्सिबल कैसे बन सकता है? सबके व्यवहार एक जैसे नहीं होते हैं। अक्सर यही होता है कि हमें जो अच्छा मिला हुआ होता है ना, हम उस पे गौर नहीं करते हैं। मान लीजिए आज मेरी जॉब एनटीपीसी में है फॉर एग्जांपल, तो एनटीपीसी में बहुत सारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो मुझे नहीं दिख रहा है, पर वहाँ जो शॉर्टकमिंग है वो मुझे दिख रहा है। जी, मैं कंपेयर करती हूँ कि भाई ओएनजीसी में तो ऐसा है, एनटीपीसी में तो ऐसा चल रहा है, ओएनजीसी फार बेटर है। लेकिन अगर अनुभव कहता है अगर मैं एनटीपीसी छोड़ के ओएनजीसी में जाऊंगी तो ओएनजीसी में मुझे लगेगा एनटीपीसी में तो वो अच्छा था जी। फिर मुझे यहाँ वाली जो अच्छाई है ना वो फिर मुझे
याद आने लगती है जो शायद से ओएनजीसी में मिसिंग है। जी। इसलिए कहावत है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जी। तो ये इंसान के मन की फितरत होती है कि जो उससे मिला हुआ है वो उसकी कीमत को नहीं समझ रहा होता है, और जो उसे नहीं मिला हुआ होता है वो उसे बहुत कीमती समझता है। लेकिन जो हमें मिला है, यदि हम उसके इम्पोर्टेंस को समझ लें तो हमें इन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना, लोगों के साथ एडजस्ट करना, वो हमें मुश्किल नहीं लगेगा। और रही बात लोगों के साथ एडजस्ट करना, मान लीजिए मेरे बॉस हैं, थोड़े गुस्सैल हैं, या ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, या बहुत ज़्यादा वो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स हमें देते रहते हैं जिसका बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर होता है। अब हम बॉस को चेंज तो नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन क्या है वो हमें देखना है। हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, इनके कारण से मेरी कैपेबिलिटी बढ़ रही है और बढ़ ही जाएगी, तो अच्छी बात है कि हम थोड़ा फास्ट होना लर्न कर रहे हैं। अच्छी बात है कि हम थोड़ा और स्मार्ट वे में वर्क करना सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग ही हमें काम आती है। अपने आप से बात करनी चाहिए निरंतर पॉजिटिव वे में। हाँ जी जी। जैसे कंपैरिजन हर पल हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि ऑफिस के माहौल ऐसा है, आपको उन्हीं लोगों के साथ काम करना है, आपको सुबह उठने के बाद उन्हीं को गुड मॉर्निंग करना है विद स्माइल। तो कई बार ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसमें कैसे एडजस्ट करें फिर हम अपने आप? हमें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उनकी नेगेटिविटी हमें दिखाई पड़ रही है। जी। तो वो नेगेटिविटी जो हमें दिखाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके लिए वो एक नेगेटिव फीलिंग पैदा करती है। तो इसलिए हमें ये हैबिट डेवलप करनी होगी कि भले किसी व्यक्ति में कितनी ही नेगेटिविटीज क्यों ना हो, उनमें पॉजिटिविटी भी होती है, उनमें अच्छाई भी होती है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम 10 बुराइयों को इग्नोर करते हुए उनके 4 अच्छाइयों पे फोकस करें जी, ताकि हमारी फीलिंग उनके लिए अच्छी रहे, हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा रहे, हमारी सोच उनके साथ अच्छी रहे। क्योंकि ये सही बात है कि जैसा हम दूसरों के साथ बिहेव करेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, वही बातें हमारे पास लौट कर आएंगी। जी। तो फिर हम उनकी पॉजिटिविटी पे फोकस करें तो वो वही व्यक्ति हमें अच्छे लगने लगेंगे, शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जी। एक बार एक आश्रम था जिस आश्रम में बहुत अनुयायी आते थे, बहुत रेगुलर बेसिस में आते थे, बहुत सारे फॉलोअर्स थे, काफ़ी सारे उनके इनमेट्स रहते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे लोगों का आना धीरे धीरे कम होने लगा। तो अब इनको विचार चलने लगा, ऑफकोर्स जो आते हैं वही फिर वहाँ के सब बातों की देखरेख करते हैं। तो उनका जो सबसे बड़े थे उनको विचार चलने लगा कि भाई क्या है, क्या करा जाना चाहिए। तो वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे सलाह पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि दरअसल बात ऐसी है कि आप जो इनमेट्स हैं, आपके बीच में एक देवदूत है जी, आप उसे ढूंढ निकालिए, आपके सभी बातों का समाधान हो जाएगा। तो वो गए और उन्होंने सबसे कह दिया कि भाई हमारे बीच में एक देवदूत है और हमें उसको ढूंढना है। तो जो आश्रम के परिसर में झाड़ू लगाता था वो बेचारा बहुत कड़ी मेहनत करता था, बहुत बड़ा आश्रम का परिसर था, बड़े प्यार से खुशी खुशी झाड़ू लगाता था। सबको लगा यही शायद देवदूत है। इतनी मेहनत से, वो भी इतनी खुशी खुशी और इतने प्यार से वो झाड़ू लगाने का काम करता है। किसी की ड्यूटी थी जंगल से लकड़ियां काट के लाना ताकि खाना बन सके, तो किसी को लगा सर्दी गर्मी बारिश, जी, ये बंदा अपना काम करता है, बारिश का मौसम है तो लकड़ियों का स्टॉक है ना रहे, उसका ध्यान रखता है, शायद यही देवदूत है। एक बंदे को खाना बनाने की ड्यूटी मिली हुई थी। तो लोगों को लगा 3 टाइम आज कोई काम रुक जाए, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज़ है जो रोजाना ये चलता ही रहता है। और इस व्यक्ति को देखो, आज हम बीमार होते हैं, हम सोचते हैं कि चलो ठीक है हम 2 घंटे बाद कर लेंगे ये काम, लेकिन भोजन तो एक ऐसी चीज़ है और हम इतने सारे लोग हैं तो हमें तो हर दिन समय पे भोजन मिलता है। तो इसको भी तो परिस्थितियाँ आती होंगी, तबीयत देर सवेर बहुत सारी बातें होती होंगी, लेकिन टाइमली ये व्यक्ति भोजन तैयार रखता है, शायद यही देवदूत है। जी। तो हर व्यक्ति की नज़र दूसरे के लिए क्या बन गई? देवदूत है, देवदूत है। तो पूरे आश्रम में एक बहुत पॉजिटिव माहौल बन गया और धीरे धीरे लोगों का आना भी शुरू हो गया। जी। तो इसलिए हम हर व्यक्ति के लिए एक अच्छी फीलिंग, अच्छी नज़रिया रखेंगे तो फिर हमें उसी माहौल में उन्हीं लोगों के साथ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और ये कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके लिए दुनिया अच्छी है। तो कहीं हमको लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं तो हमें खुद को जांच करना होगा
बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि कहाँ पे हमें इग्नोर करना चाहिए लोगों को या परिस्थितियों को। और जैसे दीदी ने कहा कि आपको अच्छा बनना है और आप लोगों के साथ अच्छा बनने के लिए उनकी पॉजिटिविटी आप देखिए। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 94 14 15 14 15 पर, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेवा, स्नेह और उत्कृष्टता के 10 वर्ष यही है मावजत अस्पताल। इस विशेष अवसर पर मावजत अस्पताल आपके स्वास्थ्य के लिए लाया है विशेष पैकेज। एंडोस्कोपी 2500 रुपए, अपेंडिक्स, हर्निया एवं फ्रैक्चर सर्जरी पैकेज 9900 रुपए से शुरू। दूरबीन से अपेंडिक्स ऑपरेशन 14900 रुपए से शुरू। दूरबीन से हर्निया व पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन 17900 रुपए से शुरू। घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी 29000 रुपए से शुरू। सभी ऑपरेशन में दवाएं, एनेस्थीसिया और जनरल वार्ड चार्ज शामिल है। इम्प्लांट चार्ज अलग से रहेगा। पैकेज 30 अप्रैल 2025 तक मान्य। मावजत अस्पताल, मानसरोवर तालाब के सामने, पालनपुर। कॉल करें 9558200200 या 9558600600। भरोसा मतलब मावजत। अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है। क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है, आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए। त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9414122250 या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल। कुछ गम कम करें, कुछ तुम करो, कुछ हम करें, मिलजुल के कुछ गम कम करें। वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज हमारे मध्य हैं ब्रह्मा कुमारी अस्मिता दीदी। उनके अनुभव से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ प्रेरणाएं आपको मिल रही हैं। तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम के अंतर्गत। दीदी आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। तो दीदी हम फ्लेक्सिबिलिटी मूल्य के बारे में जान रहे थे और आपने हमें मार्गदर्शन दिया कि कहाँ पर हमें कैसे फेस करना है, कैसे अफर्मेशंस लेना है। और फ्लेक्सिबिलिटी को अगर हम अपनाते हैं तो और भी अनेक जीवन मूल्य हमारे अंदर आती जाती है और कैसे परिस्थितियों में हमें कैसे कैसे पॉजिटिव सोचना है वो भी आपने प्रकाश डाला। तो आपसे कुछ और चर्चाएं करेंगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल है कि अगर परिवार के बीच में किसी बात पर मतभेद हो जाए तो इस मूल्य को कैसे वहाँ अपना सकते हैं। विचारों की भिन्नता और संस्कारों की भिन्नता ये एक जायज़ सी बात है। तो मान लीजिए मुझे कोई बात सही लग रही है, हो सकता है मेरे परिवार के किसी दूसरे सदस्य को वो बात गलत लग रही है जी, या मैं चाहती हूँ ये चीज़ करी जाए और वो चाहते हैं ये चीज़ नहीं करी जाए। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। मुझे याद आता है हमारी दादी प्रकाश मणि जी ने एक बहुत अच्छी बात हम बहनों की जब ट्रेनिंग होती है तो हमें सिखाया जी, कि मान लीजिए एक कमरा है जिस कमरे में 2 बहनें सो रही हैं और एक बहन को गर्मी लग रही है, वो कह रही है एसी चालू करो, वो कह रही है पंखा तेज करो, और दूसरी बहन कह रही है कि एसी बंद करो, पंखा कम करो। जी।
तो क्या करा जाए? कहीं एक बीच वाला रास्ता अपनाना चाहिए। बीच वाला रास्ता मतलब 3 पे रखे पंखे को? जी या वो भी हो सकता है। जी तो दादी जी ने हमें सिखाया जिसको गर्मी लग रही है उसके लिए कोई जी विकल्प नहीं है, तो उसके कंफर्ट के अनुसार आप एसी चालू कर लीजिए या पंखा तेज कर और लीजिए। फिर ओढ़ लीजिए। पर जिसे ठंडी लग रही है एसी चलाने से या पंखा तेज करने से, उसके पास विकल्प है, वो ओढ़ सकता है। तो ऐसे ही जब हम सामने वाले को सुख देने का एक अपने मन में भावना रखते हैं तो हमें वो बीच वाला रास्ता दिखाई देता है, जहां हमें भी तकलीफ ना हो और सामने वाले को भी आराम मिल जाए। जी तो हमें अपने फायदे से पहले दूसरे के फायदे का सोचना है। ये जो सोच है ना कि नहीं, मेरा कंफर्ट जितना इम्पोर्टेंट है सामने वाले का कंफर्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी तो जैसी हमारी सोच होती है ना, फिर हमें वैसे ही ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब जब हम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं एसी तो चलेगा ही, जी अब आपको अच्छा लगे ना लगे, फिर हम थोड़े र्यूड बिहेव करते हैं या बातचीत थोड़ी रफ डफ करते हैं, फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है, या फिर ये रिजिड हो जाते हैं कि नहीं पंखा तो बंद ही करना पड़ेगा, एसी तो बंद ही करना पड़ेगा, पंखा चलेगा ही नहीं, फिर वो आपस में फाइट होनी शुरू हो जाती है। जी लेकिन यदि एक व्यक्ति झुक जाता है तो फिर ऐसी स्थितियां कभी नहीं आती हैं। इसमें एक उदाहरण मुझे याद आता है कि भाई जब हवा तूफान तेज चलती है तो जो बांस के पेड़ होते हैं, जी क्योंकि उनमें लचीलापन नहीं होता है कि भाई वो बेंड कर सकें, तो यही देखा जाता है अक्सर कि उन्हें जड़ से उखड़ना पड़ता है। और वहीं पर तेज हवा में वो पौधे जो हवा के साथ साथ लहरा सकते हैं, झुक जाते हैं, तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है, वो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में भी अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो जीवन के लंबे सफर में हम सरवाइव कर सकते हैं। जी और अगर हमारे में वही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो कहीं हमें भी जड़ से उखड़ने वाली नौबत का सामना करना पड़ सकता है। एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आता है, जी झुकता वही है जिसमें जान होती है, जी अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो जीवन है, विचार है हमारे अंदर, भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, हम दूसरे की संवेदना को समझ सकते हैं, दूसरे की प्रायोरिटीज को हम समझ सकते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इजीली आ जाती है। जी बिल्कुल। मान लीजिए एक ग्रुप में आप हैं और आपको एडजस्ट करना आता भी है, लेकिन कई बार ऐसे परिस्थितियाँ आती है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपका मोरल डाउन हो रहा है या हर बार आपको नीचा दिखाया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे अपने आप को स्टेबल भी रखें, क्योंकि आपको उनके साथ काम भी करना है, तो आप फ्लेक्सिबल भी रहें। अगर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है तो सामने वाला कुछ भी कह के, कमेंट करके, क्रिटिसाइज करके वो हमें नीचा नहीं महसूस करवा सकता है। जी वो कोशिश जरूर कर सकता है हमें नीचा दिखाने की, हमें नीचा महसूस करवाने की, पर एग्जैक्टली हम क्या महसूस करेंगे वो चॉइस हमारे पास है। ओके अगर हमारा सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है तो हम वैसी परिस्थिति में भी अपने आप को ये कमांड दे सकते हैं, ये उनकी सोच है, बट आई नो व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ और कैसी हूँ वो मुझे बेहतर मालूम है, ठीक है, ये उनकी सोच है, डज नॉट मैटर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अक्सर यही देखा गया है कि हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं तो हमें सामने वाले से वो अप्रिशिएशन की एक्सपेक्टेशन होती है, या फिर हम सामने वाले से वो अप्रूवल चाह रहे होते हैं कि भी मैंने अच्छा किया, कितना अच्छा किया जी। और फिर जब वो अप्रूवल हमें नहीं मिलता है, वो अप्रिशिएशन हमें नहीं मिलता है, तो हम भी सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि पता नहीं अच्छा किया भी या नहीं। तो वो चीज़ें तभी आती है जब हमारे अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाता है। अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारा बहुत अच्छा है तो हमें इन चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जी ब्रह्मा कुमारीज में हमने सुना है कि जो राजयोग होता है उससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, तो ये मतलब कैसे किया जाता है? वास्तव में राजयोग हमें अपनी वास्तविकताओं का एहसास दिलाता है। राजयोग मतलब अपने आप को समझना, जानना, गहराई से अपने अंदर झांक कर देखना, तो उसमें हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है, साथ में हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता चलता है। जी। तो
राजयोग हमें अपने आप से जोड़ता है, मतलब आत्मा जो अपने मूल स्वरूप में थी, बहुत ही शुद्ध, शांत, आनंद, प्रेम स्वरूप, उस स्थिति को हमें ले जाने का एक रास्ता है जी। आज जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, यदि बहुत बारीकी से इन पर गौर किया जाए तो हम यही पाएंगे वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गुण और शक्तियों की कमी के कारण है। जब वही परिस्थितियां हम अपने गुण और शक्तियों को एलिवेट करके उसे बढ़ा के हम फेस करेंगे तो वो चीजें हमें बहुत मामूली नजर आएंगी जी। तो राजयोग में हम उस सुप्रीम पावर के साथ अपने आप को जोड़ते हैं जो शक्ति और गुणों का भंडार है, अनंत स्रोत है। और विज्ञान का एक सिद्धांत है जी कि शक्ति का प्रवाह हमेशा एक हायर सोर्स से एक लोअर सोर्स की ओर होता ही है जी। तो जो मन हमारा कमजोर है, मान लीजिए धीरज की कमी है, सहन शक्ति की कमी है या एडजस्टमेंट पावर की कमी है, और हम उस परम शक्ति के साथ जुड़ते हैं तो ये अनुभव कहता है कि वो शक्तियां, वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। कि जब वो शक्ति और गुण हमारे में आ गए, परिस्थिति वही है, लोग वही हैं जी, कुछ नहीं बदला है। हमने सिर्फ अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कर लिया है। जैसे आजकल हम डिवाइसेस यूज करते हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, तो आए दिन अपग्रेड करो अपग्रेड करो अपग्रेड करो आता रहता है। एंड वी अंडरस्टैंड कि हमें अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम उस ऐप का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे जी। तो उसी रीति से समय और परिस्थितियों के प्रमाण हमें अपने वर्जन को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, अपग्रेड करने की जरूरत होती है। और जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो नई चीजों को सीखने का प्रयास भी करते हैं, वो ओपननेस भी होता है और फिर वो सीखते जाते हैं और अपना बहुत ही अच्छा अपग्रेडेड वर्जन अपने आप को बना लेते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि फ्लेक्सिबल रहना कितना इम्पोर्टेंट है और हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम उस पुराने ढांचे में रहते हैं तो फिर हम इस जनरेशन वाले उस जनरेशन को दोष देते हैं और वो हमें दोष देते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस दीदी को हम पूछते हैं कि दीदी मान लीजिए एक परिस्थिति है कि कहीं हम यात्रा के लिए एक योजना बना रहे हैं और अचानक मौसम ख़राब हो जाए, बिगड़ जाए, तो हम क्या घर बैठ कर के फ्लेक्सिबल होकर के उसके आनंद ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ वर्तमान में जीने की आदत को बढ़ाना पड़ेगा। ओके। क्योंकि आज मौसम खराब हुआ, फ्लाइट कैंसिल हो गया मान लीजिए जी, इट्स नो वे इन माई हैंड जी, कि मेरे हाथ में है ही नहीं जी। हो सकता है उससे कुछ नुकसान भी हो रहा हो, मेरा कोई ज़रूरी मीटिंग हो जो मिस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। बट जहाँ पर कोई चीज़ मेरे हाथ में नहीं है वहाँ पर वैसी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेना ही फायदेमंद होता है। कभी भी लाइफ में हमारे पास दो ही विकल्प होते हैं, जो दो ही चॉइस होते हैं, इधर चेंज और एक्सेप्ट। जी। क्या ये जो फ्लाइट कैंसिल हो गया इसे मैं चेंज कर सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं चेंज नहीं कर सकती तो मेरे पास क्या विकल्प बचा? एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्ट मैंने कर लिया कि ठीक है आज उस मीटिंग को अटेंड करना मेरे उसमें नहीं लिखा है, बट दैट्स फाइन। मैंने जो हमारे सीनियर है उन्हें इंटीमेट कर दिया। इस चीज को तो कोई भी समझ सकता है जी कि भाई ये हमारी मजबूरी रही है जो हम समय पर नहीं पहुंच सके। तो वैसे में हमें उन चीजों के सोच चिंता को छोड़ के वर्तमान में जियो। मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं घर पे हूँ, लेट मी एंजॉय माई टाइम विथ माई फैमिली मेंबर्स। मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन, अपने ये कुछ अनमोल क्षणों का आनंद ले लूं। जी। तो जब मैंने सोच लिया कि भाई ये चेंज नहीं हो सकता तो मुझे एक्सेप्ट ही करना है। दिक्कतें तब आती हैं जब हम चेंज भी नहीं कर पाते हैं और एट द सेम टाइम हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। हम चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो फिर वो चिड़चिड़ापन आता है, तो फिर वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। मैं पहली फ्लाइट लेने का सोच रहा था, इन्होंने कहा क्या जरूरत है जल्दी जाने की, बाद में भी तो एक फ्लाइट है, आप पहुंच जाएंगे टाइम से। उनके कहने पर मैंने अपना अगला वाला फ्लाइट चूज, मतलब कुछ भी, फिर वो ब्लेम गेम चलता रहता है। जी बिल्कुल। तो और एक सवाल है कि आजकल जब बच्चों की पढ़ाई और उनके बहुत प्रकार के हम देख रहे हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए, तो डिमांड भी बढ़ रहा है, तो एक माता पिता के रूप में फ्लेक्सिबल कैसे बना जा सकता है? जो बच्चे जिद कर रहे हैं उन्हें दे देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? वास्तव में अगर हर बच्चे को उसकी आवश्यकता के प्रमाण हर कुछ तभी का तभी मिल जाता है तो ये अनुभव कहता है वो बच्चा डिनायल को कभी फेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज तक उसे सब कुछ बोलते ही प्राप्त होता आया है। कल को वो किसी लड़की को प्रपोज करे और उसने मना कर दिया
तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जी। माना ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ऐसे कुछ भी हो सकता है उसके लाइफ में जहाँ पे उसको डिनायल को फेस करना पड़ रहा है, तो वहां पर वो उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं वो उनके लिए कितना आवश्यक है वो देखा जाए और उसी के अनुरूप उनके डिमांड को फुलफिल किया जाए। भले मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उसके डिमांड को फुलफिल कर सकती हूँ एज अ मदर और एज अ फादर, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इन बातों में थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। मान लीजिए छोटा बच्चा है, मोबाइल मांग रहा है और मैं यदि मोबाइल उसे न दूं तो वो रोता है, पैर पटकता है, कुछ भी करता है, चिल्लाना शुरू करता है, और जस्ट बिकॉज कि वो चिल्लाए नहीं और रोए नहीं, मैं उसे मोबाइल हर बारी पकड़ा देती हूँ जी, उसकी आदतें बिगड़ रही हैं, आंखें भी खराब हो रही हैं, उसका जिद भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें बच्चे को अच्छे संस्कार वाला बच्चा बनाने के लिए हमें इन बातों पर थोड़ा सा अंकुश डालना चाहिए, जरूरी है, और ताकि वो डिनायल को भी स्वीकार कर सके, ताकि वो डिसिप्लिन को भी समझे कि भाई हरदम हर कुछ जो हमारा मन कर रहा है करने के लिए वो करने को नहीं मिलेगा। अगर वो सही नहीं है तो कई बार सही होने पर भी नहीं मिलता है जी। हो सकता है हमारे माता पिता वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं जो बच्चा चाह रहा है, शायद उसे वो देना सही होता भी जी, परंतु मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी उसे नहीं प्राप्त होता है। तो एक बच्चे को इन हालातों से गुजरने का एक मौका देना चाहिए जी, ताकि जिंदगी के लंबे सफर में ऐसी बड़ी बड़ी बातें भी उसके लाइफ में आ जाए तो उसे वो इजीली हैंडल कर सके। अभी यहाँ पर वक्त हो रहा है कि हम अलविदा कहें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस मूल्य के बारे में हमारे श्रोताओं को और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में यदि हमारे अंदर एक मानसिकता डेवलप हो जाए कि कैसी भी परिस्थिति में हमें खुश रहना है जी, और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, कैसे भी लोग हमारे संपर्क में क्यों ना आए, लेकिन हमें सबके साथ हिलमिल के प्रेम प्यार से रहना है। तो जो हमारी सोच होती है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे व्यवहार, विचार, हमारा दृष्टिकोण सब कुछ अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए रिश्तों में तनाव और मतभेदों को खत्म करने के लिए ये लचीलेपन के गुण को अपनाना बहुत आवश्यक है। और ऐसे में कई बार जो संसाधनों पे हम बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं जी, तो अनुभव ये कहता है कभी कभी संसाधनों के होने के बावजूद भी हमें संसाधन के बिना जी अपना काम कर पाने का थोड़ा सा जो प्रयास है, थोड़ी जो आदत है वो बनाए रखनी चाहिए। मान लीजिए लिफ्ट है लेकिन हम लिफ्ट का उपयोग न करें जी, जब तक अति जरूरी नहीं ना हो। एसी है लेकिन जब बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो तब तक हम एसी का प्रयोग न करें। हम बहुत कुछ खा सकते हैं लेकिन हम अपने आप उस डिसिप्लिन को मेंटेन करें, नहीं मुझे इतना ही खाना है और इतनी बार ही खाना है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं अपने आप को एक अनुशासन में रखने के लिए, अपने आप को मर्यादाओं में रखने के लिए, अपने आप पर कुछ अंकुश लगाने के लिए। तो ये चीजें फिर जब सही मायने में ऐसी परिस्थिति आएगी कि लिफ्ट नहीं काम कर रहा है तो मुझे वहां दिक्कत नहीं होगी। बहुत लंबे समय तक मान लीजिए कहीं पे साइक्लोन आ गया और 5 दिन तक पावर कट है, ना एसी ना कुछ, तो मुझे उस समय दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपने आप को ढाल रखा है जी। तो आने वाला समय ऐसा होगा जहाँ पर ये संसाधन काम नहीं करेंगे जो हम आध्यात्मिकता में गहराई से समझते हैं। तो ऐसे समय में ये जो हमारी आदतें हैं कि भाई कुछ है तो वाह, कुछ नहीं है तो भी वाह, आज कुर्सी मिली तो अच्छी बात है, आज कुर्सी नहीं मिली फर्श पे बैठना पड़ा तो भी कोई बात नहीं, आज मुझे बिस्तर मिला, गद्दा मिला, आज मुझे खटिया मिली तो इट्स फाइन, कल नहीं मिला और मुझे जमीन पे ही लिटा दिया गया तो भी फाइन। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात भक्ति में भी कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है जी। तो सिर्फ एक मानसिकता कि जीवन में जब जैसी बातें हमारे सामने आ जाए हमें उसे फेस करना है और उसे फेस करते हुए हमें खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है जी। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे भी परिस्थिति हो उसमें एडजस्ट करके खुश रहना है, खुश रहने की कोशिश करनी है और ऑटोमेटिक आपको रास्ते मिल जाएंगे। जब आप थोड़ा 1 मिनट साइलेंस में रह करके सोचेंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो अच्छा हुआ, आगे हम और क्या कर सकते हैं। दीदी ने जैसे कहा कि आप प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट के बारे में ही सोचिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। और जब भी आप शांतिवन परिसर में आए
तो ज़रूर हमारे श्रोताओं के साथ एक बार बातचीत करिए। जरूर, इट विल बी माय प्लेजर। थैंक यू। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये कार्यक्रम आप फ्राइडे को 12 बजे फिर से पुनः प्रसारण में सुन सकते हैं। नमस्ते।